अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम एक नई सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं जिसमें मेल इनफर्टिलिटी यानी मर्दाना बांझपन के मुताबिक जो हम सीमेन टेस्ट करवाते हैं उसमें जो भी फैक्टर्स होते हैं, जो भी इश्यूज़ होते हैं, उनसे रिलेटेड 1 बाय 1 वीडियो बनाएंगे ताकि आपको समझ आ सके कि जो सीमेन की एक रिपोर्ट होती है उसमें बहुत सारे मसाइल होते हैं और हमने एक एक करके उनको मैनेज करना होता है। देखें जी, जो एक प्रोग्रेसिव स्पर्म होता है वही काफ़ी है प्रेगनेंसी करने के लिए और दिन में 1 मिलियन स्पर्म बनते हैं एक आदमी में। अगर मैं इस तरीके से लूँ कि एक सीमेन की रिपोर्ट सुबह करवाऊँ और एक शाम को करवाऊँ तो दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि सीमेन एनालिसिस जो रिपोर्ट है वो आपको भी खुद पढ़नी आनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि क्या ट्रीटमेंट की जा सकती हैं। मेरी जो आज की पहली वीडियो है इस सीरीज़ की, इसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि ये रिपोर्ट कैसे करवाई जाती है, क्या प्रिपरेशन होती है और क्या फैक्टर्स होते हैं और क्या रिज़ल्ट आता है और आप इसे खुद भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीमेन रिपोर्ट के हवाले से। सीमेन रिपोर्ट के हवाले से इस तरीके से है कि पहले आपने प्रिपेयर होना होता है इस रिपोर्ट को करवाने के लिए। इसके लिए ज़रूरी है नंबर 1 डेज़ ऑफ एब्स्टिनेंस, यानी आपका जो अमल है वो कम से कम 2 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन हुआ हो। इससे अगर ज़्यादा हुआ है तो फिर ये रिपोर्ट वैलिड नहीं होती। इसीलिए जो डेज़ हैं वो सिर्फ 2 से 7 दिन का ही वक्फ़ा हो, इससे ज़्यादा का ना हो, वरना उस डिस्चार्ज की रिपोर्ट का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने जो इसकी रिपोर्ट है वो किसी अच्छी लैब से करवानी हो जहाँ पे लैब टेक्नीशियन की एक्सपर्टीज़ मौजूद हो, जिसे पता हो कि किस तरीके से ये रिपोर्ट शाये करनी है। अगर उसकी एक्सपर्टीज़ नहीं होंगी तो ये रिपोर्ट गलत होगी। तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपने अक्सर रिपोर्ट पे देखा होगा कि टाइम ऑफ लिक्विफिकेशन लिखा होता है, यानी ये है कि जो डिस्चार्ज होता है ये जेली टाइप का होता है। आपने ये सैंपल, ये स्पेसिमेन आधे घंटे के अंदर लैब में पहुंचाना होता है। अगर आप नहीं पहुंचा पाएंगे तो ये जेली लाइक जो डिस्चार्ज है ये पानी होना शुरू हो जाता है और लिक्विड यानी लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, तो उसकी रिपोर्ट फिर सही तरीके से नहीं बनती और रिपोर्ट सही तरीके से शाये नहीं होती। एंड द लास्ट वन जो कि इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपने किन चीज़ों से अवॉइड करना है, क्या प्रिकॉशंस लेनी है। देखिए, 2 दिन पहले ही ये टेस्ट करवाने से 2 दिन पहले आपने स्मोकिंग छोड़ देनी है। अगर आप कोई हार्मोनल टैबलेट ले रहे हैं तो वो भी बंद कर दें। अगर कोई आप हर्बल मेडिसिन ले रहे हैं इसके इलाज के लिए तो वो भी बंद कर दें। ठीक है, तो आपने चाय, कॉफ़ी इस तरह की चीज़ें नहीं लेनी क्योंकि ये रिपोर्ट पर असरअंदाज हो सकती हैं। जैसा कि अब मैंने आप लोगों को ये बता दिया है कि रिपोर्ट डिस्चार्ज देने से पहले क्या तैयारी की जाती है, अब मैं बताती हूँ कि सीमेन रिपोर्ट आ चुकी हुई है, अब हमने इसको कैसे पढ़ना है, किस तरीके से रिज़ल्ट का एनालिसिस करना है। सबसे पहला पॉइंट आता है कलर। कलर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये कलर येलो कलर का है तो इसका मतलब ये है कि इन्फेक्शन चल रहा है। अगर ये कलर जो है ना पिंक या रेड कलर का है तो इसका मतलब ये कि प्रोस्टेट में कोई इन्फेक्शन है और उस इन्फेक्शन को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है, वरना इससे प्रॉब्लम हो सकती है। अगर डिस्चार्ज का कलर जो है ना वाइट से ग्रे कलर का है तो इसका मतलब ये है कि ये नॉर्मल है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंसिस्टेंसी, यानी डिस्चार्ज अगर थिक फ्लूइड है देन इट्स ओके, अगर थिन फ्लूइड है तो इसका मतलब ये होता है कि स्पर्म काउंट इसमें कम आ रहे हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पीएच। देखिए जी, जो डिस्चार्ज होता है वो जो पीएच होता है उसका वो एल्कलाइन होता है, यानी 7.2 से 8 अगर हो तो ये नॉर्मल है। लेकिन अगर ये कम होना शुरू हो जाए तो इसका मतलब ये है कि इसमें इन्फेक्शन है जिसकी वजह से वो उसको एसिडिक बना रहा है और इस इन्फेक्शन को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है टोटल सीमेन वॉल्यूम। डिस्चार्ज का जो वॉल्यूम है वो 1.5 ml से 5 ml तक होना चाहिए। अगर ये इससे कम है तो इसका मतलब है कि इसमें प्रॉब्लम है, ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है फ्रुक्टोज। पास्ट टाइम इस रिपोर्ट में फ्रुक्टोज पॉजिटिव आ रहा होता है तो आप इसको नॉर्मल लें क्योंकि फ्रुक्टोज ही वो वाहिद है जो इस डिस्चार्ज को जेली लाइक बनाता है, तो इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है टोटल स्पर्म काउंट। आपका जो टोटल स्पर्म काउंट है वो
वो 20 मिलियन से ज़्यादा होना चाहिए। और एक प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़रूरी है कि 39 मिलियन पर ml होना चाहिए। अगर वो उससे कम है तो प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर ये 15 मिलियन पर ml है तो हम इसको कहते हैं कि स्पर्म काउंट कम है। लेकिन अगर ये 5 मिलियन पर ml है तो हम कहते हैं कि ओलिगोस्पर्मिया है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कम है। ऐसी सूरत हाल में प्रेगनेंसी नहीं हो पाती और जो है ना हम कपल को एडवाइस करते हैं कि वो IVF या IUI की तरफ जाए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्पर्म की मोटिलिटी यानी स्विमिंग पावर। स्पर्म की जो स्विमिंग पावर है उसको हमने 4 ग्रेड्स में डिवाइड कर दिया है। ग्रेड नंबर 1 है लीनियर प्रोग्रेसिव स्पर्म मोटिलिटी। इसमें ये होता है कि जो स्पर्म है वो तेज़ी से जो है ना स्ट्रेट अपने टारगेट पे जाता है, यानी वो अंडे को टारगेट करता है और बहुत ही फास्ट जाके उसमें जो है ना जाके अटैच्ड होता है और फर्टिलाइजेशन होती है। ये कम से कम 32% होने चाहिए। अगर 40 to 60% है तो वेरी गुड, एक्सीलेंट, ये नॉर्मल है, लेकिन कम से कम इनका 32% जो है ना होनी चाहिए। अब मैं आ जाती हूँ ग्रेड 2 के ऊपर। ग्रेड 2 जो होते हैं वो नॉन लीनियर होते हैं और स्लो प्रोग्रेसिव होते हैं। होता ये है कि ये स्लो चलते हैं, जाते तो ये भी टारगेट की तरफ है, लेकिन ये है कि ये बहुत स्लो होते हैं। कभी ये स्ट्रेट हो जाते हैं, कभी ये क्रुक्ड हो जाते हैं, तो इस तरीके से ये अपने टारगेट तक जाते हैं। अगर ये 30% है तो हम इसको नॉर्मल रिपोर्ट कहते हैं। ग्रेड 3 पे आ जाता है नॉन प्रोग्रेसिव, यानी ये स्पर्म जो है ना कहीं मूव नहीं करते, ठीक है, ये जहाँ पे होते हैं वहीं पे रहते हैं, ना ये आगे जा सकते हैं ना ये पीछे जा सकते हैं, ये बस अपनी जगह पे वहीं पे रहते हैं, तो ये भी एक एबनॉर्मल रिपोर्ट है। नेक्स्ट जो ग्रेड 4 है वो डेड स्पर्म होते हैं। अगर डेड इमोटाइल स्पर्म जो है ना 10% है तो इट्स नॉर्मल, कोई बात नहीं। लेकिन अगर ये 10% से ज़्यादा की रिपोर्ट आ रही है तो इसका मतलब ये कि काफ़ी सारे स्पर्म जो है ना वो डेड हुए हैं, तो फिर इसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। नेक्स्ट है वायबिलिटी, यानी कितने स्पर्म जो है ना वो ज़िंदा हैं। अगर तो ये 80% है तो इसका मतलब है बहुत अच्छी बात है। अगर ये जो है ना 50% है तो इसका मतलब ये कि कम से कम 50% आपके जो स्पर्म की वायबिलिटी है वो 50% होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब है कि स्पर्म की शेप क्या है, ठीक है। तो स्पर्म की शेप जो है या वो नॉर्मल होती है या एबनॉर्मल होती है। 10 to 15% लोगों में जो है ना ये नॉर्मल होती है, लेकिन ये है कि बास टाइम ये इस तरीके से आता है कि कोई ना कोई डिफेक्ट चल रहा होता है, जैसे हेड का डिफेक्ट हो गया, टेल का डिफेक्ट हो गया। तो ये अगर थोड़ा सा है 10 to 20% तो इसका मतलब है कोई ऐसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें चल रही होती हैं। अगर आपकी स्पर्म काउंट या स्पर्म मोटिलिटी बिल्कुल ठीक है तो इसमें इतनी इशू की बात नहीं है। लेकिन ये है कि अगर स्पर्म काउंट भी ख़राब है, स्पर्म मोटिलिटी का भी प्रॉब्लम है, ये भी शेप एबनॉर्मल हो रही है, देन यू नीड अ ट्रीटमेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है पस सेल्स। काफ़ी सारे लोगों का ये सवाल होता है कि अगर डिस्चार्ज में पस सेल्स हैं तो इसका क्या मसला है। देखिए जी, अगर तो ये 0 to 4 हैं देन ओके, इट्स नॉर्मल। लेकिन अगर ये 5 से ज़्यादा है, 5 से 8, 5 से 10, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके प्रॉब्लम चल रही है, कोई ना कोई इन्फेक्शन चल रहा है। प्रोस्टेट में इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल। इसके लिए ये है कि आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, जो कि हम एंटीबायोटिक देंगे और एंटीबायोटिक से ये ठीक हो जाएगा। इसमें ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उस ट्रीटमेंट से सही हो। क्योंकि देखिए जी, ये जो पस सेल्स हैं ये आपकी जो मर्दाना बांझपन है इस पर बहुत ही नेगेटिव इफ़ेक्ट डालते हैं, इसीलिए इसको ट्रीट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है क्लम्पिंग एंड एग्लूटेशन, यानी ये है कि बास टाइम ये स्पर्म आपस में जुड़ जाते हैं, 4-5 इकट्ठे हो जाते हैं, क्लम्प्स कर लेते हैं। जब ये क्लम्प्स कर लेते हैं तो होता क्या है कि इनकी स्पीड कम हो जाती है, मोटिलिटी कम हो जाती है, तो ये अंडे तक नहीं पहुंच पाते। तो इसलिए जब इस तरीके का भी हो तो भी बहुत ज़रूरी है कि इसको ट्रीट किया जाए। मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि जब भी डॉक्टर आपकी रिपोर्ट ये देखता है तो वो कभी भी एक फैक्टर पे कोई भी ट्रीटमेंट प्लान नहीं बनाता, वो सारे फैक्टर्स को गौर से देखता है, उसकी एनालिसिस करता है और उसके बाद जो है ना उसका ट्रीटमेंट प्लान बनता है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपकी रिपोर्ट जो है उसके मुताबिक अगर हम आपको अच्छी डाइट, सप्लीमेंट्स और ट्रीटमेंट दें तो आपकी ये रिपोर्ट ठीक हो सकती है। यानी जस्ट ये है कि आपने फॉलो
फॉलो करना है, कंप्लायंस रहना है, और जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करे फॉर 3 मंथ्स के लिए डाइट, सप्लीमेंट या ट्रीटमेंट, वो आपने लेना है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मेरी अगले आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें।